स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 5 DSE विशेष पत्र 2 खंड ख। इसके तहत आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि के भावार्थ पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इसी कविता को पढ़ने वाले हैं। जैसा हमने कहा कि ये कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के है, जिसमें इन्होंने माँ भारती की विशेषता का वर्णन किया है, यानी भारत भूमि की विशेषता, भारत भूमि का हमारे ऊपर क्या ऋण है और हमारा क्या कर्तव्य है इसके प्रति, वही इस कविता में उन्होंने दर्शाने का काम किया है। भारत के वैभवशाली इतिहास, संस्कृति आदि को व्याख्यायित इस कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने किया है। कुल 42 लाइन की ये कविता है, 42 लाइन्स, 42 लाइन की कविता है। 6-6 लाइन करके हम लोग इसको तोड़ करके समझेंगे तो समझने में आसानी होगी उसके अर्थों को। इसलिए आपकी सुविधा के लिए हम सब 6-6 लाइन करके इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम 6 पंक्ति जो है वह भारत भूमि के क्या विशेषता है, कैसी दिखती है भारत भूमि, उसके बारे में है। लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त, नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेघता रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक प्रमोद हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। अर्थात भारत भूमि के विशेषता के वर्णन करते हुए लिखते हैं गोस्वामी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, कि आकाश और धरती की हरियाली तेरे वस्त्र हैं, हे मातृभूमि। यह आकाश और धरती की हरियाली जो है वो तेरे वस्त्र हैं, सूर्य और चंद्रमा तेरे मुकुट हैं, सागर तेरा करधनी है, नदियों के प्रवाह और फूल तारे ये सब तेरे श्रृंगार हैं, पशु पक्षी सब तेरे सेवक हैं, और शेषनाग तेरा सिंहासन है। तुम्हारे इस रूप को बादल हमेशा अभिषेक करते हैं, हे मातृभूमि। तू जो है, तू सत्य में साक्षात ईश्वर की रूप है, यानी तुम साक्षात ईश्वर की रूप है। इस बात को यहां पर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। अगली 6 पंक्ति, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल काल में सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझे निरख मगन क्यों न हो मोद में। यहां पर गुप्त जी लिखते हैं कि जिसके धूल में लोट लोट कर हम सब बड़े हुए हैं, जिसके गोद में चल चल कर गुड़ेर गुड़ेर कर हम खड़े होना सीखे हैं, जिस भूमि पर ईश्वर अटखेलियां करते रहे हैं, उस भूमि पर हमने बालकाल में सुख पाया है, और इसी के चलते हम इस मिट्टी के हीरे कहलाते हैं। इस मिट्टी के एक हीरे के समान हम चमकने वाले हैं। हम जिस के गोद में खुशी से खेलते कूदते रहे, ऐसे हे मातृभूमि तुझे देखकर क्यों न मेरा मन
आनंद से भर जाए। तीसरी छह पंक्ति में लिखते हैं मैथिली शरण जी, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा उपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। अर्थात मैथिली शरण जी कहते हैं कि हमने तेरे गोद में जन्म लेकर और सभी सुखों को प्राप्त किया है। हे मातृभूमि, हे भारत माँ, मैंने तेरे गोदी में जन्म लेकर सारे सुख को हमने प्राप्त किया। तेरे जो उपकार है हमारे ऊपर, क्या उस उपकार को हम जीवन में कभी चुका पाएंगे? यह संभव नहीं है। यह मेरा शरीर तुझसे ही बना हुआ है और अंत में तुझ में ही मिल जाने वाली है। तेरा शरीर तुझसे ही बना है और पाल पोस कर जो बड़ा हुआ है, तेरे ही रसों को पी करके, तेरे ही अन्न को खा करके बड़ा हुआ है यह शरीर। और अंत समय में तुम ही इसे अपनाएगी। जब यह चलने लायक शरीर नहीं रह जाएगा तो तुम ही इसे अपनाएगी। जब सारे लोग त्याग देंगे तब तुम ही इसे अपनाने वाली हो। अतः हे मातृभूमि, यह शरीर अंत में तुझ में ही मिल जाने वाली है। आगे कहते हैं चौथे 6 लाइन, निर्मल तेरा नीर अमृत कैसे उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षट ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में चंद्र प्रकाश है, हे भारत भूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। कहते हैं गुप्त जी कि यह तेरा पवित्र जल जो है वह अमृत से भी उत्तम है। और जो शीतल हवाएं यहाँ पे चलती है, मंद मंद जो शीतल हवाएं और सुगंधित हवाएं चलती हैं, उससे मनुष्य का या हमारा थका हुआ शरीर भी ऊर्जावान हो जाता है, यानी हमारे थकावट को दूर कर देता है यह हवा। इस देश की विशेषता है, इस धरती की विशेषता है कि यहाँ 6 ऋतुएं हैं जिसका अलग अलग क्रम में है। एक साथ 6 ऋतु नहीं आते, अलग अलग करके 6 ऋतु हैं। इतनी ऋतु विश्व के किसी भी देश में नहीं है। 6 ऋतु है, सबका अपना अपना क्रम है। इस धरती की हरियाली घास जो है, हरी हरी घास जो है, वह किसी मखमली से कम नहीं है। इस पर सोने का जो आनंद है वह मखमल पर भी सोने से आनंद से बेहतर है। आगे कहते हैं कि शुद्ध अमृत वर्षा होती है। ये रात में जब चंद्रमा आकाश में आती है तो तेरे ऊपर यानी तुझ पर शुद्ध अमृत की वर्षा करती है। और सुबह में सूर्य जो है वह अंधेरे को नाश कर देता है, सूर्य की रोशनी। यह इस भूमि की इस विशेषता है तुम्हारी। आगे 5वीं 6 पंक्ति में कहते हैं, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। भांति भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं। औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निराली। खाने सुशोभित कहीं धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ हैं। हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरा नाम यथार्थ है। अर्थात कहते हैं कि तेरे आंचल में सुंदर नयनों को सुख देने वाले बिरले अनेक सुगंधित फूल खिलते रहते हैं। तरह तरह के रसों से भरे फल, मीठे फल तुम्हारे गोद में मिलते हैं।
अनेकों औषधियां वनों में, जड़ी बूटियों में मिलते हैं। एक से एक बढ़कर औषधि, दवा, जड़ी बूटी के रूप में व्याप्त है तुम्हारे अंदर। धातुओं, हीरे, मोती, जवाहरात से के खाने, अनगिनत खाने हैं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं वह सभी तुझसे ही प्राप्त होती है, हमें कहीं और देखना नहीं पड़ता। हे मातृभूमि, तुम्हारा जो नाम है, चाहे हम वसुधा कह ले या धरा कह ले, ये सारे नाम तेरे यथार्थ को साबित करते हैं, तेरे यथार्थ को बखानित करते हैं। छठी 6 पंक्ति में कहते हैं, क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है। सुधामयी वात्सलमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हंत्री है। भव निवारिणी शांति कारिणी सुख कर्त्री है। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि, संतान हम, तू जननी, तू प्राण है। कहते हैं कि हे मातृभूमि, तू क्षमा और दया की सागर है। प्रेम वात्सल के अमृत से भरा हुआ है तेरा यह अंचल। तुम विश्व को पालन पोषण करने वाली, कल्याण करने वाली हो और दुखों को हरने वाली भी हो। कष्टों को निवारण करने वाली और शांति तथा सुख को प्रदान करने वाली हो तुम। हे माता, तू सबों को शरण देने वाली है और सबों को मदद करने वाली भी हो। हे मातृभूमि, हम तुम्हारे संतान हैं और तुम हमारी माता और हमारी प्राण हो। है यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 7वां 6 पंक्ति में कहते हैं मैथिली शरण गुप्त, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान हमें कभी रहे न न्यारे। लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि के धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। अर्थात कहते हैं कि जिस पृथ्वी में हमारे पूर्वजों का यश मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों की कृति मिली हुई है, जिस पृथ्वी में त्याग बलिदान हमारे पूर्वजों का है, हे भगवान, कामना करते हैं लास्ट 6 पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें उस धरती से कभी अलग मत रहने देना। जब भी मैं पृथ्वी पर आऊं तो इसी धरा पर आऊं, इसी धरती पर आऊं। हम अपने पूर्वज से कभी अलग नहीं होना चाहते। हम अपने हृदय को इसी गोद में रहकर शांत महसूस करते हैं। हम अपने आप को कभी जब बेचैनी होती है तो इसी गोद में ही हमें शांति मिलती है, दूसरे जगह कहीं और यह शांति प्राप्त नहीं होती। अगर ऐसे पृथ्वी के लिए कभी मौत भी सामने आ जाए तो उस मौत से डटकर हम सामना करने वाले हैं, उस मौत से भी हम नहीं डरने वाले हैं, कभी नहीं डरने वाले हैं। जब ऐसे मातृभूमि की मिट्टी पूरे शरीर में, पूरे इस मिट्टी में जब हम लीन हो जाएंगे, यानी इसमें रत हो जाएंगे हम, तब सारे कष्ट के बंधन से मुक्त होकर हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति कर पाएंगे। दरअसल यह कविता देखने में बिल्कुल संकेतात्मक है, लेकिन चूंकि जैसा हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि थे, तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने जन जागरण किया है लोगों को। इस कविता में मातृभूमि की विशेषता, हमारा क्या कर्तव्य है मातृभूमि के प्रति, क्या क्या चीज़ें हैं इस मातृभूमि में, कौन कौन सी चीज़ें हमें मुफ्त मिलती है, क्या
तरह हम इस मातृभूमि के कर्जदार हैं और कैसे इस कर्ज को हम चुकता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन तमाम विषयों को लेकर के एक जनजागरण करने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया है। अगर इस कविता की विशेषता की हम बात करें तो कहेंगे कि कवि ने भारतीय जनमानस को भारत की विशेषताओं से और भारत की विशेषताओं को और इस भूमि की महानता को जनमानस तक पहुंचाया है इस कविता के माध्यम से। इस भूमि के कर्ज उतारने का आह्वान किया है कि इस भूमि का जो कर्ज है हमारे ऊपर, अपने प्राणों की आहुति देकर भी अगर कर्ज को उतारना पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहें। पता है जिस समय कविता लिखी गई थी देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से हम जकड़े हुए थे। उस जंजीर को काटने की भी बात सांकेतिक रूप से इसमें कवि ने कहा है। इस कविता के माध्यम से लोगों को जनजागरण करने का काम किया है। जैसा मैंने पहले भी कहा, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस कविता में कवि ने सांकेतिक रूप से लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार से लड़ने का आह्वान किया है। यानी अंग्रेज के क्रूर अत्याचारी शासन जिससे देश की जनता कराह रही थी, किसी चीज की स्वतंत्रता नहीं थी, उस अंग्रेज के शासन के खिलाफ लोग खड़ा होकर उस शासन का प्रतिकार करने का आह्वान भी इस कविता के माध्यम से किया है। क्यों? इसके पीछे इसकी विशेषता बतलाया गया है कि इस धरती की विशेषता क्या है, मातृभूमि की हमारी विशेषता क्या है, ताकि लोग जगे। याद होगा गोस्वामी तुलसीदास ने भी मानस में लिखा, जब लंका पार करना था हनुमान जी को तो सारे बंदर लोग जामवंत इत्यादि उनके महिमा को बखान करते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भय अंधियारो। यानी जब तुम बचपन में सूर्य को निगल सकते हैं तो ये समुद्र कौन बड़ी चीज है। उसी तरह से यहाँ पर इस कविता में भी मैथिली शरण गुप्त ने पहले क्या किया, पहले इस देश की संस्कृति की, इस देश की विशेषता की, महानता का बखान किया और उसके माध्यम से जनमानस को जगाने का काम किया है। अगर इस कविता की भाषा की हम बात करें तो भाषा एकदम शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी है जो तत्सम शब्दों की प्रभाव में है। यानी इसमें तत्सम शब्दों की बहुतायता है। इस कविता में के पंक्तियों में अगर हम अलंकारों की बात करें तो उपमा, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि अलंकार का समावेश है। अगर हम मूल रूप से कहें तो यह कविता सहज रूप से कवि ने जो बात लोगों को समझाना चाहा है उस बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुआ है। तो आज इस कविता के बारे में हम सब इतना ही। अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हम सब विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास में।